तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं श्रीमती विद्या राजपूत लिखती हूँ, विद्या राजपूत सोनी। और पर बचपन में मेरा नाम विकास सिंह राजपूत था। और मैं जो भाई जो सर आप लोग कहते हैं बिल्कुल ऐसी ही थी। और गवर्नमेंट स्कूल में ही मेरी प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई। तो शुरुआत में तो सब चीज़ ठीक था, क्योंकि जब मैं क्लास 1-2 में थी, लेकिन जब मैं 3-4 में पहुंची तो मैं अपने सहपाठियों से ये महसूस की कि वो लोग मुझे देख के हंसते हैं। तो शुरुआत में तो यही लगा कि शायद मैं फाइनेंशियली पुअर फैमिली से हूँ, इसलिए उनका व्यवहार मेरे लिए ऐसा है। और फिर थोड़े दिनों के बाद जैसे कि मैं लड़कों के साथ खेलती थी, तो वो मुझे मना कर देते थे, या फिर मेरे बोलने पे या मेरी बात करने पे फिर से वो हंसने लग जाते थे। तो मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। और क्योंकि मेरी सहेलियाँ जो थी वो सारी लड़कियाँ थी, और उनके साथ ही मुझे गुड्डा गुड्डी खेलना पसंद था। और उनके जैसे कपड़ा पहनना भी मुझे पसंद था। तो अक्सर जब भी हम कोई गेम खेलते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास में जो लड़कियां थी हम सब साथ में खेलते थे, तो लड़कियों के कपड़े पहनने और वो घर घर खेलना, यही सारी चीज़ें मुझे पसंद थी। पर इस बात को लेके मेरे जो भाई लोग थे वो मुझे अक्सर पिटाई करते थे कि तुम्हें लड़कियों के साथ नहीं खेलना है, लड़कों के साथ खेलना और लड़कों के गेम खेलना है, और लड़कियों जैसा बात नहीं करना है। तो अब मैं डर जाती थी, जब भी मैं लड़कियों के साथ खेलने जाती थी तो मुझे ये डर लगा रहता था कि मेरे परिवार के लोग मुझे देखेंगे और मुझे मारेंगे पीटेंगे। तो एक डर के साथ वो बचपन शुरू हुआ। और जब मैं 4th-5वीं की कक्षाओं में पहुंची, तो उस समय ये होता था कि रात पढ़ाई होती थी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हम सभी अपने हेडमास्टर के यहाँ जाते थे। तो कुछ जो सीनियर रहते थे उन्होंने सेक्सुअल एब्यूज करने की कोशिश की, और तभी उतना मुझे समझ में नहीं आया, पर मुझे लगा कि मैं अपने इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो अपनी माँ को बोलूँ, माँ से बताऊँ। तो चूँकि बस्तर से हूँ तो फिर उन्होंने उस समय अक्सर मुझे मेरी माँ बोलती थी कि ते लड़कियों के साथ छन खेल नहीं तो कड़वा हो जाओगे। तो ये इन शब्दों से मैं बहुत दुख करता था मुझे कि ये शब्द मेरे लिए क्यों प्रयोग किया जा रहा है। कि मैं जैसे घर वालों ने कहा कि मैं तो लड़का हूँ, पर मेरे लिए ये सोच था कि मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं अगर लड़का हूँ तो मैं लड़कों की तरह क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ, और अगर मैं लड़की हूँ तो फिर मैं लड़कियों की जैसे क्यों नहीं हूँ, मतलब मेरा शरीर लड़कियों के जैसा क्यों नहीं है। तो मेरे अंदर ये अंतर्द्वंद चलते रहता था कि मैं कौन हूँ। शायद ये आइडेंटिटी जो क्राइसिस है, या मैं कौन हूँ की लड़ाई को एक लड़का या लड़की को नहीं सफ़र करना पड़ता, वो एक ट्रांसजेंडर पर्सन को सफ़र करना पड़ता है। उस समय के बाद अब जब मैं थोड़ी बड़ी कक्षा में पहुंची, खासकर जब 6th-7th में, तो जब भी एनुअल फंक्शन होता था या कोई भी गणेश उत्सव हो गया या दुर्गा उत्सव हो गया, तो इस समय में मेरी इच्छा होती थी कि मैं लड़की बन के डांस करूं, क्योंकि मैं लड़कियों के साथ डांस ही करती थी, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं लड़कियों जैसे कपड़ा पहन के डांस करूं, और वही हुआ। और एक बार मैंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो जिस गाने पे मैं डांस करती थी तो उसका जो भी कैरेक्टर का नाम रहता था उस कैरेक्टर से मुझे आइडेंटिफाई करते थे। तो मैं अपनी बहनों के साथ या अपने भाइयों के साथ या माँ के साथ कभी बाजार चली गई, या हॉस्पिटल चली गई, या स्कूल चली गई, कहीं भी, तो मुझे उसी नाम से बुलाया जाता था कि चांदनी है, तो ये इस टाइप से चीज़ें, तो यह लड़की है। तो मैं डर जाती थी कि मुझे परिवार के सामने मुझे मतलब शर्मिंदा होना पड़ता था, और परिवार को भी शर्मिंदा होना पड़ता था। तो धीरे धीरे मैं परिवार के साथ में बाहर निकलना मैं थोड़ा कम कर दी। और
फरसगांव में जो बस स्टैंड वाला रास्ता है, चूंकि मेरा घर बाजार रोड पे है था, तो मैं मेन रोड से स्कूल जाना बंद कर दी, वो अंदर गली वाला रास्ता था उधर से जाना चालू कर दी, मतलब लोगों को फेस करना मैं कम कर दी। उसके बाद अब जब मैं 7th 8th में गई तो फिर अब मुझे जो दूसरे सीनियर थे, दूसरे सहपाठी थे, अब वो मुझे मेरे नाम से कम बुलाते थे, अब मुझे वो छक्का बोल के बुलाते थे। तो ये नाम ऐसा था जैसे किसी हम हरिजन आदिवासी भाई बहनों को उनके नाम से ना बुलाकर जाति सूचक अपशब्द कहें, और वो अपशब्द सुनने के बाद जो दर्द महसूस होती है वो बिल्कुल वैसा ही दर्द में महसूस करती थी। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद पिता नहीं बन सकता, या ऐसी बहनें जो शादी के बाद माँ नहीं बन सकती, तो उनके लिए जो अपशब्द उनके रिलेटिव या उनके फ्रेंड यूज करते हैं और उनसे जो दर्द महसूस होता है, वही दर्द में हर दिन और हर समय मुझे वो मिलता है, क्योंकि लोग मुझे कमजोर समझते थे और मेरे लिए नपुंसक, नामर्द, छक्का, मामू, सिक्सर, फला फला फला, गुड़, मीठा, और ये कोई भी मुझे बोल के चला जाता। तो मैं अक्सर मंदिर पहुंच जाती थी अपने घर में, या तो फिर पूजा पाठ करने का जगह रहता था, वहाँ यही प्रार्थना रहती थी कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। तो ये ख्याल आता था कि जिंदगी खत्म कर देते तो शायद लोग मुझे परेशान नहीं करते, तो प्लान करती थी कि मुझे मरना है, पर जीने की इच्छा थी, क्योंकि वो एक इंसान हो ना, तो वो चाहेगा वो जिंदगी जिए, पर लोग इतना परेशान करते थे तो मेरा मन करता था कि नहीं, मुझे नहीं जीना है। पर मैं एक चीज देखती थी कि मेरी मम्मी जो थी वो सुबह उठ के आगे पीछे आंगन झाड़ती थी, फिर हैंडपंप और कुएं में पानी लेने जाती थी, उसके बाद वो लकड़ी लेना, फिर चूल्हा लिपना, फिर खाना बनाना, और उसके बाद फिर वो अपना जो भी बासी खाना रहता था उसको लेके काम पे निकल जाना, कभी रेजा के काम पे, तो कभी निदाई करने के लिए या कटाई करने के लिए। तो और फिर वो जब आती थी शाम को तो पूरा दिन खत्म हो जाता था, तो फिर मेरे को लगता था कि बाकी जो काम है, दोपहर का बर्तन या खाना या जो भी है, तो मुझे लगता था कि इस स्थिति से इस सिचुएशन से मैं शायद इनको निकाल सकती हूँ अगर मैं कहीं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ, कहीं मुझे काम मिल जाता है, लग जाती हूँ पढ़ाई करके, तो शायद मैं अपने घर की स्थिति को मैं ठीक कर सकती हूँ। तो कई बार ये मरने का जो ख्याल है वो मैं अलग कर देती थी, छोड़ देती थी। अब ऐसा भी था कि जब मैं झाड़ू लगाती थी आंगन को या घर में लिपाई करती थी, उस समय तो सारे मिट्टी के ही घर हुआ करते थे, तो गोबर से ही लिपना रहता था घर को वाली साइड। तो कई बार आस पड़ोस के लोग मुझे देख लेते थे और मुझसे बोलते थे कि हिजड़ा है, हिजड़ा बनेगा, इसलिए वो मतलब हिजड़े जैसा काम कर रहा है, मतलब लड़का होके लड़की जैसा काम कर रहा है, मतलब वो हिजड़ा है। और तो ये तो कई बार ये रहता था कि मैं सुबह 4 बजे उठ के बाहर झाड़ू लगा लेती थी और घर बंद करके लिपाई या छानने का काम करता था। तो मैं अक्सर ये सोचती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, क्योंकि लोग मुझे उस सिचुएशन पे पहुंचा देते थे। मैं बोलती थी कि क्या झाड़ू लगाने वाले काम पे जेंडर लिखा हुआ कि ये काम सिर्फ लड़कों का करना है, और मैं ये सोचती थी कि ये जेंडर रोल किसने तय किया है कि अगर लड़का है तो वो उसके लिए बाइक अलग होनी चाहिए, या हार्ड वर्क करेगा या बाहर के काम करेगा। लड़की है तो वो घर के काम करेगी, चूल्हा चौका करेगी, खाना बनाएगी। तो मैं यही सोचती थी कि ये किसने तय किया। तो ये थिंकिंग मेरे दिमाग में चलती रहती थी। और कई बार ये भी होता था कि स्कूल में उस समय तो ये था कि सिर्फ एक वॉशरूम रहा करता था और सिर्फ लड़कियों के ही वॉशरूम थे, तो मजबूरन मुझे नेचुरल कॉल के लिए बाहर जाना पड़ता था, नेचर कॉल के लिए। तो लड़कों की ये जिज्ञासा थी कि तेरे पास क्या है,
तो कई बार बिना वॉशरूम किए फिर मैं वापस आ जाती थी। और सुबह एक बार वॉशरूम जो 9:30 को जाती थी तो वापस 5:30 को जब क्लास खत्म हो जाता तब घर आती थी। तो कई बार पेट दर्द हो जाता था, किडनी में भी इन्फेक्शन आ गया था। और ये चीज़ें मैं माँ को बताती थी तो मेरी माँ का कहना था कि उसका यही कहना था कि तुम लड़कियों जैसे हो इसलिए लोग तुम्हें परेशान करते हैं, तुम लड़के जैसे हो। और मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं लड़के जैसे रहूं। जैसे मैं एनएसएस ले ली थी, एनसीसी ले ली थी, स्काउट भी कुछ समय मैंने किया, बॉयज ग्रुप में रही। और जिस उम्र में दाढ़ी कुछ आने लगी उस उम्र में मैंने दाढ़ी मुझ भी बढ़ा लिया ताकि किसी को बाहर से ये जज मत हो कि मैं फेमिनाइन हूँ। मेरे अंदर में स्त्री है और वो स्त्री को मैं बाहर लेके आना चाहती हूँ। और मैंने अपनी फीलिंग को, अपनी सोच को, अपने जेंडर एक्सप्रेशन को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा। और ये व्यक्ति के लिए कितना कठिन होगा कि अगर मैं किसी लड़के से ये कहूँ कि आप अपनी दाढ़ी को साफ कीजिए, अपने बाल बढ़ाइए और आप फीमेल अटायर करेंगे और किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप लड़के हो। और वही जीवन मेरे चाइल्डहुड में भी रहा, वही जीवन मेरे किशोरावस्था में भी रहा और वही जीवन मेरे युवावस्था में रहा। अगर मुझसे कोई पूछे आज कि क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो मैं यही कहूँगी कि मैं अपने बचपन को फिर से जीना चाहूँ। क्योंकि वो लोगों ने मुझे जीने ही नहीं दिया। मेरा बचपन, मेरा किशोरावस्था या मेरा युवावस्था जो है वो लोगों ने छीन ली, सिर्फ इसलिए कि लोगों का ये मानना रहता है कि जो मेजॉरिटी कर रहा है वो सही है और जो लोग अल्पसंख्यक हैं वो लोग गलत हैं। पिछले दिनों एक फिल्म आई हुई थी 2022 में, कश्मीर फाइल, आप सभी लोगों ने देखा होगा। क्या हुआ? क्योंकि जो पॉपुलेशन ज़्यादा था, बहुत संख्यक लोगों ने जो तय किया वही कश्मीर पंडितों के साथ किया और कितने लाख लोग उस समय शहीद हुए, पलायन हुए और उनको अपना जान गंवाना पड़ा। और आज भी इस सभ्य समाज में जहां इस धरती के अलावा एक ऐसा दूसरा ग्रह को भी छोड़ दिया गया है जहां पे पानी है, ऐसे समय भी आज मैं इंसान हूँ इसकी लड़ाई लड़। तो फाइनली मैं यही सोचती है कि मैं जितनी जल्दी बड़ी हो सकूं और जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं शायद कहीं काम मुझे मिलेगा और जब मुझे काम मिलेगा तो मैं अपनी मम्मी को फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगी। तो जो वो काम कर रही है, इतना मेहनत कर रही है, उनका उम्र भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो मुझे लगा कि मैं शायद कोई मददगार बन सकती हूँ, कुछ हेल्प कर सकती हूँ। और कई बार ये भी हुआ कि क्लासरूम को ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया। सीनियर जो थे वो लोग कपड़ा उतार के ये देखने की कोशिश किए कि मेरे अंदर क्या हो। और तो कई बार तो मैं इस चीज़ को लेके अपने टीचर के पास भी गई। उनमें से कुछ लोग का बहुत सपोर्ट रहा, जैसे कई लोगों ने फाइनेंशियली पुअर कंडीशन के कारण मेरी फीस भी जमा कर दी। कई बार वो लोग मोटिवेट भी करते थे कि तुम स्पोर्ट्स में ना जाओ तो एक्चुअली जो लिटरेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मतलब कहानी कहने की बात या वो तात्कालिक भाषण, इन सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। पर मेरा तो दोनों में मन था, पर ज़्यादा मन था कि मैं डांस करूं और डांस सीखना भी चाहती थी। मेरे नाम के पीछे राजपूत लगा हुआ है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो लेकिन मेरे परिवार का प्रेशर था कि अगर राजपूत को भले खाने के लिए सेकेंड टाइम का भोजन नहीं है, लेकिन आपको मूंछ नहीं कटानी, आपको एक जो मर्दानापन है, जो उत्तम पुरुष है और जो उत्तम पुरुष का जो रोल समाज ने तय किया हुआ है, उस डेकोरा को आपको मेंटेन करना। तो फाइनली मैं ये डर था कि मेरी फैमिली की किसी को पता मत चले। एक समय आया जब स्कूल में लोग एक दूसरे बच्चे एक दूसरे के साथ नाम जोड़ने लगे।
और वो समय था 10-12 का समय, जब एक दूसरे के प्रति ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है, और मेरा अट्रैक्शन सेम सेक्स की तरफ हुआ था। मतलब जो मेरा बायोलॉजिकली सेक्स था उसके अकॉर्डिंग सेम सेक्स की तरफ हुआ था। और दूसरा हुआ था कि मैं अंदर से महिला फील करती थी, तो ऑफ कोर्स मैं लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होंगी। पहले जिस लड़के को मैं पसंद करी उसे वो ही हम साथ में पढ़ाई की, लेकिन कभी मैं उन्हें बोल नहीं पाई कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और जब मैं कॉलेज में गई और उस समय जिसे मैं पसंद करती थी उसे मैंने अपना फीलिंग शेयर किया, तो उसने मुझे बोला कि तुम पागल हो और अपना दिमाग जाके इलाज कराओ। और क्योंकि एक लड़का, मतलब मैं लड़का ही दिख रही थी, तब मैंने अपना सर्जरी नहीं किया था, तो उन्होंने कहा कि तुम एक लड़का कैसे एक दूसरे लड़के से प्यार कर सकता है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं शांत हो गई, चुप रहने लगी। बस यही था कि मैं ऐसी क्यों हूँ और ईश्वर ने मुझे ही क्यों चुना है कि मैं अपने भाई बहनों की तरह क्यों नहीं हूँ, मैं अपने दोस्तों की तरह क्यों नहीं हूँ। मैं मतलब एक सोच, एक द्वंद्व मेरे साथ हमेशा रहता है। और लोग मुझे समझने की बजाय मुझे और उलझा देते थे। कोई कहता था मैं अपशब्द हूँ, कोई कहता था कि मैं गाली हूँ, कोई कहता था कि मैं अभिशाप हूँ। अक्सर मेरे भाई बहन भी मुझे बोलते थे कि तुम्हारे जैसा भाई होने से अच्छा नहीं होना ठीक है। और कई बार घर छोड़ के भाग जाते थे, पर घर वाले मुझे ढूंढ लेते थे, फिर पिटाई करते थे। और मैं कोशिश करती थी कि मेरा मन और मेरा ध्यान क्लास में रहे, पर मेरा मन और मेरा ध्यान ये डर में गुजरता था कि मुझे कोई और पीछे से चाक किसकी मत मार। होता ये था कि मेरे साथ कोई टिफिन शेयर नहीं करता था, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। अगर कोई लड़का या लड़की मेरे साथ घूमते थे या मैदान पे दिखते थे या मोहल्ले पे दिखते थे, तो उनके जो पेरेंट्स रहते थे वो मना करते थे कि तुम इसके साथ मत। किसी के घर जाती थी तो वो टीवी देखने, उस समय जमाना था 88-90 के समय जब दूरदर्शन आया, तो मैं किसी के घर जाके टीवी भी देखने जाती थी, तो लोग टीवी का स्विच बंद कर देते थे और मुझे बोलते थे लाइट चली गई है, और दरवाजा बंद करके फिर से टीवी चालू करते। तो एक इंसान को वो इंसान है और वो सामान्य है ये समझने की बजाय लोग उसे ये टारगेट करते थे कि तुम असामान्य हो और तुम अभिशाप हो, तुम गलत हो कर रहे हो। तो इस तरह से मेरा जीवन बीता। और आगे जब मैं रायपुर आई एक न्यूज़पेपर की कटिंग को लेके, और इससे पहले मैं ITI भी की थी, सर मैं समय भी देख लेती हूँ। ITI करी तो ITI के लड़के तो और भी बदमाश थे। मैं दुरूद से गवर्नमेंट ITI से मैं ITI की थी इलेक्ट्रिकल में। मेरे जीजा जी इसमें सपोर्ट किए थे और वो बहुत सपोर्टर थे मेरे लाइफ में। और ये इसलिए कह रही हूँ कि ऐसी बात नहीं कि वो इस दुनिया में नहीं है, पर वो विकास के साथ थे, विद्या के साथ नहीं था। और उसके बाद जब मैं IT करने जाती थी तो वहाँ तो और काफ़ी ये जो क्राइसिस है वो काफ़ी लेवल का बढ़ जाता था। जैसे वॉशरूम में बंद कर देना, मेरे ऊपर सुसु कर देना, पेन छू लेना, टिफिन छुपा देना, नोटबुक फाड़ देना, क्लास में पढ़ा रहे तो चाप फेंक के मार देना। अगर मैं विरोध करूँ तो पूरे ग्रुप वाले लड़के एक तरफ हो जाते थे, मैं अकेली हो जाती थी। और ये सारी चीज़ें मेरा मन करता था कि मैं छोड़ दूँ। कई बार जब मैं घर में आती थी चोट लेके, चेहरे पे निशान लेके, तो मेरे घर वाले पूछते थे, खासकर मेरी दीदी जीजा कि क्या हुआ, तो मैं बोलती थी कि साइकिल से गिर गए। तो बोलते थे साइकिल तो ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। मैं बोलती नहीं गलत नहीं हो रहा। तो ITI करने के बाद वापस गांव चली गई और गांव में वही कंडीशन था। फिर मैंने एक न्यूज़पेपर लिया, वो आवश्यकता है लिखा रहता है जिसपे। रायपुर आई, काम ढूंढी और फाइनली मुझे एक होटल में फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम मिल गया। इससे पहले मैं वेटर, स्टूवर्ड, STD PCO पे, कॉल सेंटर पे मैंने बहुत काम किया है, लेकिन फाइनली फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम मुझे मिल गया। और काम मिलने के बाद चूँकि समय कम है इसलिए मैं थोड़ा 11:30 को आपका टी ब्रेक हो जाएगा, तब तक मुझे कंप्लीट करना है।
और मेरे सफर का मैंने सिर्फ अभी 30% ही आप लोग से शेयर किया है। तो कोशिश करूँगी कि 15 मिनट में सारी चीज़ों को मैं आपको शेयर कर दूँ। तो मेरे बॉस का ये कहना था कि तुम्हें लड़कों की तरह रहना और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लड़कियों जैसे हो। उस होटल में 2 वेटर भी थे, पर मैं उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, मेरे जैसे थे वो। क्योंकि अगर मैं उनसे बात करूँगी, ज़्यादा क्लोज हो जाऊँगी तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगी, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। सोचिए, एक व्यक्ति जो उम्र के 25 साल में है, एक युवा, और उसे आज भी ये फील हो रहा है कि वो क्रिमिनल है, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है कि ट्रांसजेंडर होना कोई गुनाह नहीं है, एक सामान्य जेंडर है। और उसके बाद फिर कलेक्टर गार्डन है रायपुर में, वहाँ बहुत सारे मेरे जैसे थे, पर मुझे पता नहीं था कि ऐसे लोग कहाँ हैं, क्योंकि मैंने अपने गांव में सिर्फ 2 लोगों को देखा था, एक देववती और एक तेजा। पर मैं खुद को एक लड़की महसूस करती थी, और वो दोनों जो थे वो समाज के निशाने पे थे। देववती बाजार उठाती थी और ताली भी बजाती थी, और कभी कभी अपने कपड़ों को किसी व्यक्ति के ऊपर भी डाल देती थी। और ये लोगों के बिहेवियर से परेशान होकर शायद हो सकता है, उसके पास तरीका नहीं था कि लोग उसे सुने, इसलिए वो ताली बजाती थी स्काउट में, और वो लड़ नहीं सकते थे, वो कपड़े उठा देती थी। तो ये तरीका रहता था। तेजा था, वो एक बिजनेस पर्सन था, और वो लेकिन वो बहुत लाउड था, तो मैं अपने आप को उसके साथ में रिलेट कर नहीं पाती थी, क्योंकि मैं उस समय मैंने प्यार किया और रिलीज हुई थी, तो मैं अपने आप को सुमन से ज़्यादा रिलेट करते थे, जो उस फिल्म की नायिका थी। तो मैं कभी तेजा और देवबंदी से रिलेट नहीं कर पाती थी। रायपुर में उन दोनों मेरे लीडर थे, उन्होंने मुझे बताया कि उस समय मुझे सर ही बोलते थे कि सर कलेक्टर गार्डन में हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लड़कियों की तरह बात करते हैं और लड़की के गाने पे डांस करते हैं, आ रही हूँ जा रही हूँ, लड़कियों जैसे एक दूसरे को फला फला बोलते हैं। तो जब मैं गई और मैं बाहर से देखी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो डांस कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग शर्ट पैंट पहने हैं, कुछ लोग के बाल बड़े हुए हैं, किन्हीं लोग का प्लेन सेम है, कोई लड़कियों जैसे ड्रेस में है, कोई लड़कों जैसा है, कोई मूछ में है। तो मैं बोली कि मतलब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो समाज और परिवार के बनाए हुए जो जेंडर रोल है और फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैं तोड़ के उनके बीच में चले जाऊँ। लेकिन हर व्यक्ति को वो कितने भी गुलाम हो, कितने भी प्रेशर हो, लेकिन वो आज़ादी चाहेगा। 3 दिन उस गार्डन के बाहर खड़े रहने के बाद मैं एक दिन हिम्मत करके अंदर चली गई, तो किसी ने मुझे कहा कोटी, और मैंने कुछ और सुना, मतलब मैंने सुना KUTTI। तो मैं सोची कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे साथ, पर उनमें से जो ज़्यादा मस्कुलाइन था, मतलब दिखने में जो लड़कों जैसा था, उससे मेरी फ्रेंडशिप हो गई, बातचीत हो गई। फिर मैं धीरे धीरे सबके साथ मेरी बातचीत हो गई, घूमना फिरना। इसी बीच में हुआ ये कि उस गार्डन में आप जैसे ही 2 साहब आए और 2 मैडम आए, और वो लोग पहली बार हम लोग के साथ घास में बैठे, और ये जानते हुए कि हम मतलब डाइवर्सिटी से हैं, और उन्होंने चाय ऑफर किया और हम साथ में चाय पी। यकीन मानिए वो शायद मैं 27-28 साल की थी, तब मुझे पहली बार प्राउड फील हुआ कि मैं इंसान हूँ, या मैं जो हूँ मैं मुझे तो ये बहुत छोटी सी घटना थी कि एक इंसान समझ के हमारे साथ में कोई चाय शेयर कर रहा है या हमारे साथ में बैठा। और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे HIV के लिए काम करने वाली एक संस्था है जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जिसका 3रा NACP चल रहा है, और उसमें आप जैसे लोगों के लिए, मतलब पुरुष समलैंगिक और ट्रांसजेंडर और विधवा कम्युनिटी के लिए हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम चल रहा है। हम तकरीबन 25 लोग HIV की टेस्टिंग करने गए, और जिसमें से शाम को 3 बजे रिजल्ट आया, और 3 बजे रिजल्ट आने के बाद हम 25 लोगों में से
20 लोग HIV पॉजिटिव हो। हर उस समय 2009 की बात बता रही हूँ मैं, जो दिल दहलाने वाली घटना थी। हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया, क्योंकि ये था कि अगर किसी को HIV हुआ है मतलब उसे मौत मिला है। तो उसके बाद मैं एक रिलेशनशिप में थी और कुछ समय के बाद रिलेशनशिप भी ब्रेकअप हुआ और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और वापस मैं उसके घर तक भी गई थी और मैं उसके शादी के लिए भी कुछ सहयोग करके आई थी। इसलिए मुझे पता था कि वो मुझे चीट कर रहा है, लेकिन उसने जो मुझे दिया था वो मेरे लिए एक मेमोरी था। और हमें किसी ने प्यार नहीं किया, मतलब माँ बाप भी हमारी सच्चाई को नहीं स्वीकार कर पाते, लेकिन वो पर्सन ने मुझे सामने से गले लगाया था और जो भी हमारे बीच में बातचीत हुई थी वो एक मेमोरी है। पर उसका बाद में कुछ सालों के बाद उसने मुझे बोला कि जो स्टिग्मा तुम्हारे साथ में है, लोग तुम्हें देखते ही तुम्हारे बारे में अवधारणा बनाते हैं, या लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, या लोग तुमसे नफरत करते हैं, या लोग तुम्हें उपेक्षित करते हैं या धिक्कारते हैं। मैं क्यों झेलूं? मैं तो ट्रांसजेंडर नहीं हूँ, या मैं तुम्हारे जैसे नहीं। तो मुझे जवाब नहीं दिया था। तो मैंने उस दिन सोचा कि नहीं, मैं इस समाज से जरूर रिस्पेक्ट लेके रहूं, और वहां से शुरू करा रिस्पेक्ट लेने का सफर। इतना आसान नहीं था कम्युनिटी को एकजुट करना, एक समूह बनाना, समूह को संगठन के रूप में लाना, और ये कुछ भी नहीं पता कि करना क्या है। बस ये था कि सम्मान चाहिए और प्रेम चाहिए, और लोग हमें इंसान समझे, इसी की लड़ाई। हमने एक आवेदन बनाया और आवेदन बना के हम अलग अलग नेता, मंत्री, सरकारी दफ्तर सब जगह पहुँचे। किसी ने बताया कि डायरेक्टरेट भी एक जगह, तो हम डायरेक्टर तक पहुँचे, डायरेक्टरेट से हम लोग मंत्रालय तक पहुँचे, और एक एक मुद्दों के लिए हमने हजार बार चिट्ठी लिखी। और मुझे पता है कि जो गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, और खासकर ऐसी जगह जहाँ पे कोई दूसरा मिसाल नहीं है, और वहाँ पे आपको वो रास्ता बनाना है कि हमारे लिए वो रास्ता बनाना, ये बहुत कठिन है। और लेकिन फाइनली हम मंत्रालय तक पहुँचे। हमें पहुँचने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 15 अप्रैल 2014 को, और जजमेंट आने के बाद हमें थर्ड जेंडर का मान्यता मिला, और हम लोग अलग अलग विभागों से हम लोग बातचीत करने लगे। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया, और नोडल डिपार्टमेंट में हमने एक बोर्ड की स्थापना करवाई 10 अक्टूबर 2014 को। उससे पहले एक सर्वे भी का कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद क्योंकि ये सफ़र एक और बड़ा सफ़र है कि किस तरह हम लोगों ने काम किया, लेकिन बहुत कम टाइम में तो मैं नहीं बता पाऊँगी। और उसके बाद हम लोगों ने स्कूल शिक्षा से, पुलिस विभाग से, ऐसे अलग अलग विभागों से बातचीत करना शुरू किया। बोर्ड के मैं सदस्य भी हूँ, मेरे साथ और भी 3 बहनें हैं, वो लोग भी सदस्य हैं। और उससे पहले जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं अब लड़कियों की लिबास में हूँ, तो मेरे जीजा जी मुझे फ़ोन करके 25 मिनट बातचीत की, और उन्होंने कहा कि तुम वापस चले जाओ बाबू, और इसमें हमारी भी बदनामी और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। और मेरा ये कहना था कि मैं जैसी हूँ वैसे जीना चाहती हूँ। तो मेरे सामने 2 ऑप्शन था, या तो परिवार, घर के लोग, रिलेटिव, या तो फिर आज़ादी। मैंने आज़ादी को चुना, जिससे मुझे आत्मविश्वास मिला, और हौसला आया। मेरी बहन भी शिक्षिका है, पर एक समय था जब उसे मुझे लेके बहुत ग्लानि फील होता था, मतलब सेड फील होता था, बुरा फील होता था। लेकिन अब जब मेरे काम को देखती है तो उसे बहुत प्राउड फील होता है। और हम लोगों ने स्कूली शिक्षा के साथ बातचीत करते हुए फाइनली जो आप लोग प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जो
सिलेबस पढ़ाते उसमें ट्रांसजेंडर विषय वस्तु को हम लोगों ने शामिल करवाया। रवीना जी और लेखन समिति ने ही वो पाठ्यक्रम तैयार किया हुआ है। इसके अलावा पुलिस विभाग के साथ हम लोगों ने पैरवी किया 3 साल तक। तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में 13 ट्रांसजेंडर जो है वो पुलिस है और 9 ट्रांसजेंडर जो है बस्तर फाइटर्स में है। हमने अलग अलग कंपनियों से बातचीत करना शुरू किया, इस तरह का सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप और अवेयरनेस वर्कशॉप किया, बातचीत किया। तो टाटा स्टील झारखंड और रुनाया LLP प्राइवेट लिमिटेड झारसुगुड़ा और एमेजॉन नागपुर और जी फॉरेस्ट सिक्योरिटी गार्ड जैसे तमाम जगहों पे और सरकारी भी कई जगहों पे, मतलब PWD और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और NISD, इन सारी जगहों पे 128 लोग जो है वो जॉब कर रहे हैं। और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि मेरा मन और शरीर अलग अलग है, तो इसके लिए DKS और मेकाहारा में अब सर्जरी निःशुल्क होता है। और इसके अलावा कोई ट्रांसजेंडर पर्सन चाहे तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपनी ये सर्जरी करा सकता है या करा सकती है। फिर हम लोगों ने नगरीय प्रशासन के साथ में पैरवी की और ये सारा चीज़ नगरीय प्रशासन के साथ पैरवी करते हुए हम लोग ने रिजर्वेशन लाया हाउसिंग स्कीम पे दुकानों और मकानों में। तो लगभग 10 लोगों को दुकान मिला हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में और 188 लोगों को 1 BHK का निःशुल्क कमरा घर मिला हुआ है। उन्होंने एक सामुदायिक भवन भी बना के दिया जिसमें हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे या ट्रांसजेंडर व्यक्ति रहते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, कौशल विकास करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। और जिनमें से जो लोग वहीं से ही बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ा के अलग अलग जगह जॉब में DPJs करते हैं। तो इसके अलावा बहुत से विभागों में काम हुआ है, जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है, इंडस्ट्री पॉलिसी बनी है। तो हमें लगा दिल्ली जाके काम करें। दिल्ली में काम करना इतना आसान नहीं था, लेकिन हम लोग सेंट्रल के 4 मिनिस्ट्री से, खासकर होम मिनिस्ट्री हो गया और स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया या एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हुआ, यहाँ से कल्चर मिनिस्ट्री, यहाँ से हम लोगों ने देश भर के लिए सर्कुलर किया। जो चीज़ें हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं वही चीज़ हम लोग मध्य प्रदेश में भी काम शुरू किए हैं और पंजाब में और दिल्ली सचिवालय में भी काम शुरू किए हैं। तो अभी मैं अगली बार आऊँगी आपके स्कूल में या आपके संकुल में, जब आप चाहेंगे या बुलाएंगे तो मैं ढेर सारी बातें आपसे करूँगी। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया।